हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। चैप्टर का नाम था सेल, यानी कि कोशिका से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले तो आपने देखा सेल के बारे में जो जनरल आपकी जानकारी होती है, सामान्य जानकारी को आपने देखा कि सेल क्या होती है, सेल किस चीज से मिलकर के बनी है, सेल के क्या कार्य हैं, सेल यानी कि कोशिका की उपस्थिति के अनुसार जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स को। देख लेते अभी तक आपने कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आया था वो प्लास्टिड से रिलेटेड आया था कि इनमें से कौन सा जो प्लास्टिड है वो रंगहीन होता है। आपने कहा क्रोमोप्लास्ट है, तो क्रोमो में तो कलर ही यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है। आपने कहा क्लोरोप्लास्ट, आपने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये आपने बोला। फिर आपने कहा ल्यूकोप्लास्ट है, या फिर इनमें से जो सारे ही कलरलेस है या इनमें से कोई भी कलरलेस नहीं है। आपका आंसर क्या आया था, ल्यूकोप्लास्ट आया था। आंसर आया था आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्या है, कलरलेस। यहाँ पर क्या है, आपका प्लास्टिड है। फंक्शन क्या होता है, आपने कहा कि यहाँ पर स्टोरेज से रिलेटेड का फंक्शन यहाँ पर होता है। अगला जो प्रश्न आपने देखा था, आपने बात की थी एन अनरिपन ग्रीन फ्रूट चेंज कलर्स व्हेन इट रिपन्स, द रीजन बी। आपने बोला कि जो कच्चा हरा फल है वो पकने के बाद अपना रंग बदल देता है, इसका क्या कारण है। आपने बोला, आपको बोला गया है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जा रहा है, या क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जा रहा है, या क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में बदल जा रहा है, या फिर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जा रहा है। आपने कहा क्रोमोसोम वाले तो पहले हटा देते हैं। फिर आपने बोला जो क्रोमोप्लास्ट है अगर वो क्लोरोप्लास्ट में बदलता तो यहाँ पे ग्रीन कलर आता, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आपने बोला क्लोरोप्लास्ट जो है, जो ग्रीन कलर है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल रहा है। आपने कहा ये आंसर यहाँ पर आपका सही आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप बात कर रहे थे हाइपरटोनिक माध्यम की। ये हाइपरटोनिक माध्यम क्या होता है। क्वेश्चन क्या पढ़ा था, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आप सबने किया भी होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको बोला गया था द फिनोमिनन दैट साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। आपको बोला गया है कि वह घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है फ्रंटोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एसिडोलाइसिस, एलोलाइसिस और नन ऑफ द अबव। सबसे पहले तो आपको ये देखना था कि क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। आपने बोला ये है एक सेल, ये एक सेल है, ठीक है, और ये क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इस प्रकार से ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। इस प्रकार से ये है आपका न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल। तो आपने बोला ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है वैक्यूल, ये है न्यूक्लियस। इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर इस सेल में होंगी। क्या ये प्लांट सेल है। आपको किसका डायग्राम बोला गया है, प्लांट सेल का। ठीक है, और भी ऑर्गेनेल्स होती है लेकिन हमारा काम सिर्फ इससे है। अब आपने बोला क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, इस सेल में चेंजेस आए। किस प्रकार से चेंजेस आए, ये सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। ठीक है, आपको बोला गया कि ये एक सेल थी, नॉर्मल सेल थी। ठीक है, नॉर्मल सेल में आपने क्या देखा, आपने बोला जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो सेल मेम्ब्रेन जो आपकी क्या है, कोशिका झिल्ली है, वो दोनों आपस में चिपके हुए हैं, आपस में क्या है, इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूल आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो इस प्रकार से, ठीक है, अब आपने क्या बोला कि ये जो सॉल है, ये जो सेल है वो नॉर्मल सेल है आपके पास, नॉर्मल सेल है। तो जिसमें जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो कोशिका झिल्ली से क्या है, अटैच है। जब आपने इसे एक मीडियम में रखा, एक माध्यम में रखा, और माध्यम कैसा था, आपने कहा हाइपरटोनिक माध्यम था। जब आपने इसे हाइपरटोनिक माध्यम में रखा तो आपने कहा कि ये जो सेल है, ये सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग हो गई है और श्रिंक हो गई है। क्या हुआ, जो आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो अलग हो गई है, डिटैच हो गई है, हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेड कलर में सेल वॉल है और ब्लू कलर में आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो रेड कलर की सेल वॉल ये है और जो ब्लू कलर की आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ गई है। ठीक है, सिकुड़ गई है। तो आपने क्या बोला
कि उस घटना का नाम बताइए जहां साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक माध्यम में सिकुड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये आपको क्या दिखाया गया है, साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको इस घटना का नाम बताना है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक माध्यम क्या था और ऐसा क्यों हुआ। तो आपने बात की थी ऑस्मोसिस की, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने कहा मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो पानी का जो क्या है, विसरण है, एक प्रकार का विसरण है, एक प्रकार का बहाव है, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेगा, गति करेगा। अब आपने बोला उच्च सांद्रता का क्या मतलब हुआ, सांद्रता का सिंपल सा मतलब आप लगा सकते हैं मात्रा से। आपने बोला कि यहाँ पर ये आपके पास दो क्या आते हैं, दो पॉट आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पानी की जो मात्रा है वो इतनी है, इतनी है, और इसमें जो पानी की मात्रा है वो इतनी है, ठीक है, इतनी है। अब आपको बोला जाए कि ज्यादा कंसंट्रेशन पानी की कहाँ है, आप बोलेंगे इसमें। ए और बी करके हम देख लेते हैं, ए और बी। आपने कहा ए वाले में ज्यादा पानी है या बी वाले में ज्यादा पानी, आपको दिख रहा है कि बी वाले में ज्यादा पानी है, तो हाई कंसंट्रेशन पानी की कहाँ है, इसमें है। अब आपने बोला कि पानी का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा कहाँ होगा, कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब होगा क्या, आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, बीच में यहाँ पर आपने इसे ओपन कर दिया, तो पानी का जो बहाव होगा वो इधर की ओर होगा, ठीक है, इधर की ओर होगा। कब तक होगा, जब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं आ जाता है, यानी कि बराबर पानी नहीं आ जाता है, ठीक है। अब आप कंसंट्रेशन को समझ गए हैं, सांद्रता को समझ गए हैं आप लोग। अब देख लेते हैं ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था। देखिए, आपने बोला आपके पास है एक मीडियम, आपने लिया एक मीडियम, ठीक है। मीडियम का मतलब होता है कि इसमें एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब विलयन। कैसे बनता है विलयन, विलेय प्लस विलायक, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और इसे आप कहते हैं सॉल्वेंट। और ये आपका क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। आपने बोला विलयन किससे बनता है, विलेय और विलायक से बनता है, ठीक है। विलेय को आप सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को आप क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट वो होता है जो घुलाने वाला होता है, ठीक है, जिसमें आप घोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि यहाँ पर ज्यादातर चीजों को घोलने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर कंडीशन में जो विलायक होता है वो पानी होता है। आपने बोला विलायक क्या होगा, जो अधिक मात्रा में होता है और जो अपने में क्या करता है, चीजों को घुलाता है, ठीक है। विलेय क्या होगा, जो घुलता है। जैसे कि आपने कहा पानी, तो पानी क्या है, यहाँ पे आपने कहा विलायक है, क्योंकि वो अधिक मात्रा में है। और आपने कहा चीनी, तो आपने पानी में चीनी को डाला, तो चीनी क्या थी, यहाँ पे विलेय थी, ठीक है, सॉल्यूट था, ठीक है। दोनों को मिक्स करके आपने बोला जो मिक्सचर आपके पास आता है विलेय और विलायक को मिला करके, उसे आप विलयन कहते हैं। तो आपके पास, आपको बोला गया कि आपके पास एक क्या है, एक मीडियम है। मीडियम का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, और उस मीडियम में आपने क्या कर दिया है, सेल को डाल दिया है। इस प्रकार से आपने क्या कर दिया है, सेल को यहाँ पर डाल दिया है, सेल को डाल दिया है, ठीक है। अब आपने बोला कि ये भी यहाँ पर भी क्या है, एक मीडियम आपके पास आता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है यहाँ पर क्या हुआ, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, यानी कि जो विलायक होगा यहाँ पर, जो सॉल्वेंट होगा, उसकी मूवमेंट होगी। आपने बोला कि या तो वो सेल से बाहर जाएगा मीडियम में, या मीडियम से सेल के अंदर जाएगा। अगर सेल से बाहर जाता है, ठीक है, जो सॉल्वेंट है आपका, अगर वो सेल से बाहर जाएगा, तो आपने बोला कि सेल यहाँ पर सिकुड़ जाएगी, क्योंकि अगर आप अंदर से कोई चीज बाहर निकालें तो वो सिकुड़ेगा। जैसे आपने बोला अपने बलून में हवा भरी थी, आपने हवा को बाहर निकाला, वो सिकुड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर सेल से जो सॉल्वेंट है आपका वो बाहर निकलता है, तो आपने बोला कि सेल यहाँ पर सिकुड़ जाएगी। अगर मीडियम से जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर जाता है, तो आपने बोला सेल क्या होगी, फूल जाएगी, फूलेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज को सेल के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने कहा सेल सिकुड़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर से कोई ना कोई चीज बाहर आई है। अब बाहर आई है, लेकिन इससे पहले ये तो हमें पता है कि सेल सिकुड़ी है, इसका मतलब सेल से कोई चीज बाहर आई है, यानी कि विलायक बाहर आया है, ठीक है। लेकिन आपने बोला कि ये मीडियम, हमें कैसे पता चलेगा कि किस मीडियम में आपकी जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी और किस मीडियम में आपकी जो सेल है वो फूल जाएगी। तो इसी की अकॉर्डिंग आपके पास आए थे 3 प्रकार के मीडियम, जिसमें आपने हाइपरटोनिक,
हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की बात की थी। तो सबसे पहले हाइपोटोनिक की बात कर लें। देखिए, हमने यहाँ पर बात की किसकी, मीडियम की। आपने बोला एक माध्यम तो आपका बाहर है, सेल के बाहर है, ठीक है, एक माध्यम आपका सेल के बाहर है और एक मीडियम सेल के अंदर भी होगा। अब क्या होता है यहाँ पर, आपने बोला कि जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, जो विलयन है, विलयन में विलय की मात्रा निर्भर करती है कि यहाँ पर आपकी जो सेल है वो फूलेगी या फिर वो क्या होगी, सिकुड़ेगी। देखिए, आपने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है। कैसे आएगा कंसंट्रेशन में डिफरेंस, आप देखेंगे दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। आप सेल का कंपैरिजन करेंगे किससे, इस मीडियम से, और आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का जब आपने कंपैरिजन किया, क्योंकि दोनों में क्या है, विलेय भी है और विलायक भी है, तो दोनों में हम देखेंगे कि किस में यहाँ पर विलेय की मात्रा अधिक है, किस में विलेय की मात्रा कम है, या किस में विलायक की मात्रा अधिक है, किस में विलायक की मात्रा कम है। अब होगा क्या, देखिए, हमने बोला कि अगर सेल के अंदर से कुछ चीज बाहर आ रही है तो हमने क्या बात की थी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की बात की थी। हमने बोला था जब भी यहाँ पर आपको विसरण देखने को मिलता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी सेल सिकुड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या थी, उच्च सांद्रता थी, यहाँ पर क्या थी, उच्च सांद्रता थी, ठीक है, उच्च सांद्रता थी। तो क्या हुआ, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आ गया है, क्योंकि मीडियम में क्या था, निम्न सांद्रता थी, ठीक है, यानी हाई कंसंट्रेशन किसके अंदर था, आपके सेल के अंदर था, और इसीलिए जो यहाँ पर विलायक है वो क्या हो गया, सेल से बाहर आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने यही चीज पढ़ी थी सबसे पहले डेफिनेशन में, आपने यही पढ़ा था कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा, ठीक है। इसका मतलब हाइपरटोनिक माध्यम क्या होगा, हाइपरटोनिक माध्यम वो होता है जहां पर जो कंसंट्रेशन है वो सेल के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है, यानी कि सेल का जो कंसंट्रेशन है वो मीडियम से अधिक होगा, इसे आप हाइपरटोनिक माध्यम कहेंगे। और हाइपरटोनिक माध्यम में आपका क्या होता है, सेल सिकुड़ जाती है। अब बात करें अगर हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपने कहा जो मीडियम का कंसंट्रेशन था, जो मीडियम का कंसंट्रेशन था वो अधिक था और सेल का कम था। अब जब सेल का कम है और मीडियम जो आपके पास जो माध्यम आया है उसका कंसंट्रेशन अधिक है, तो क्या होगा, इस मीडियम से जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, सेल फूल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक और मीडियम आता है, आइसोटोनिक मीडियम जिसे आप कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपकी सेल होती है और जो आपका मीडियम होता है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है इक्वल होता है। अब इक्वल होते तो क्या होता है, जितना अमाउंट यहाँ पर जो विलायक है वो सेल के अंदर गया, उतना ही अमाउंट विलायक का सेल से बाहर आ जाता है। इन शॉर्ट आप कहते हैं कि आइसोटोनिक माध्यम में सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, तीनों चीजें आपने समझनी है कि क्या हो रहा है हाइपरटोनिक माध्यम में, हाइपोटोनिक माध्यम और आइसोटोनिक माध्यम में। आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेल पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव सेल पे पड़ा। चलिए, ये तो बात थी, आपने ये तो पढ़ा एक जनरल जो कॉन्सेप्ट आपका आता है ऑस्मोसिस का। अब आप देख लेते हैं कि इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा था प्लाज्मोलाइसिस, पढ़ा था आपने, क्योंकि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो क्या कहेंगे, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। क्लियर है इतनी बात, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, एक बार आप अपने क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है उसे देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है एटीपी, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। आपके पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं, ईआर लिखते हैं आप शॉर्ट में। अब जो आपका ईआर होता है वो दो प्रकार का होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर का मतलब होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके क्या लगे होंगे, राइबोसोम लगे होंगे। ये जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किससे अटैच होता है, आपने कहा आपके केंद्रक से, जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है उससे अटैच होता है। जैसे कि आपने बोला ये है सेल,
ये है आपका न्यूक्लियस यानी कि आपका केंद्रक, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्या होता है, जो आपके आर ई आर है, जो आपका जो आपका आर ई आर है वो यहाँ से इस प्रकार से अटैच होते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार की संरचना आप देखते हैं जो कि राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, आर ई आर के बाद आपका आता है एस ई आर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे आपको राइबोसोम नहीं दिखेंगे, इसीलिए वो क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं दिखने में। ठीक है, दोनों का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप पढ़ेंगे आर ई आर का काम क्या है और एस ई आर का काम क्या है। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आपने समझ ली है। तो आपने बोला क्या यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे आप एनर्जी करेंसी कहते हैं, यानी कि डैश को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा आप कहेंगे, या फिर ऑक्सीजन को कहेंगे, एटीपी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं कहेंगे। तो देखिए आप दो चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक है आपका एटीपी। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता आपसे कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, तब आपका आंसर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन आपको किसके बारे में बोला गया, एनर्जी करेंसी के बारे में कहा गया है, ऊर्जा मुद्रा के बारे में कहा गया है। आंसर आपका होगा एटीपी। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, एटीपी होगा। तो एक बार अपने आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके पास आ गया है, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती थी। आपने बोला डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इनके डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, आपने क्या बात पढ़ी थी, आपने ये चीज देखी थी, आपने बोला था कि जो ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, और तब जाके आपको एनर्जी प्लस CO2 यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये आपके कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा आपने, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपने देखा है। आपने बोला बाहर की लेयर कुछ इस प्रकार की दिखती है, अंदर की जो लेयर है वो फोल्ड होती है। क्यों फोल्ड होती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उतनी ज्यादा आपके पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। ठीक है, तो क्लियर है आपको कि किसे आप पावर हाउस कहते हैं सेल का, आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन आया है डैश कॉइन द टर्म सेल, यानी कि इनमें से जो सेल शब्द किसने गढ़ा है, आपने कहा गोरबाचेव ने, या फिर हिमलर ने, रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि ये आपको बचपन से सिखाया जाता है। एक तो ये कि कोशिका का पावर हाउस कौन है, एक ये क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन कि किसने जो सेल टर्म है वो कॉइन किया है। एक बार अपने क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर मुझे यहाँ पर बताइए। चलिए तो आपने अपने आंसर लिख लिया होगा, इजी क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक की हम वहां पर बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका आंसर, रॉबर्ट हुक होता है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था या फिर नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, सबसे पहले तो यही देखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया और नॉन लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड है लाइसोसोम आर नोन एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ऑन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी गलत है या इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो आप इन दो ऑप्शन को छोड़ दीजिए। ठीक है, इन दो ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक आपने सारे ऑप्शन को एनालाइज नहीं किया है तब तक हम इन पर नहीं जाएंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। आपने बोला माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, आपने कहा हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था कि क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए यहाँ पर होता है। सेकेंड, आपने बोला लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आपने कहा बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। क्यों करेक्ट है, क्योंकि आपने बोला जो लाइसोसोम यहाँ पर है उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, जो कि कोशिका का जो भी अपशिष्ट होता है उसे डाइजेस्ट करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब आपको ये बोला गया था कि इन केस अगर वहां पर जो लाइसोसोम है, ठीक है, जो लाइसोसोम से अगर वो फट जाते हैं तो क्या होगा, जो केमिकल है वो बाहर निकल जाएगा, और वो केमिकल इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो अपनी ही सेल को पचाने में सक्षम होते हैं।
तो क्या होगा फिर, अगर लाइसोसोम फट जाते हैं तो ये अपनी कोशिका को पचाने लगते हैं, इसीलिए ही हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास बचा कि साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म क्या है। आपने कहा ये एक सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। चलिए, आपने बोला यह है एक सेल, यह है एक कोशिका, यह है आपकी सेल मेम्ब्रेन जिसे आप कोशिका झिल्ली कहते हैं, यह है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी आपका क्या आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। क्लियर है। अब आपको कहा गया कि साइटोप्लाज्म को ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो आपका साइटोप्लाज्म है प्लस जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है उसे मिलकर के आपका क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जो सेल के अंदर जो लिक्विड है और जो न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आंसर मिल गया आपका। तो कौन सा कथन आपका गलत है, आपने बोला जो कथन पहला कथन है, जो आपका पहला कथन है वो गलत है और आपके क्वेश्चन का आंसर यही आता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए अपने क्वेश्चन को। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में रसधानी का कार्य नहीं है। वैक्यूल के बारे में आप जानते हैं, सेल देखिए, आपने सेल का डायग्राम देखा था इस प्रकार से, ये आपकी सेल वॉल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस आ गया, और ये जो पूरा आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये वाला जो पूरा स्थान है ये आपका वैक्यूल वाला पोर्शन है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से वैक्यूल का क्या काम नहीं है। सबसे पहला कह रहा है दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को संग्रह करते हैं। सेकेंड है दे हेल्प विद प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन में ये सहायता करते हैं। तीसरा कह रहा है दे हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी, यानी कि वे स्फीति बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि वे संरचनात्मक सहायता देते हैं। इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नीचे से लिखते हैं। हमने बोला इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं हम पहले चूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हमने सारे जो ऑप्शन है वो अच्छे से समझ नहीं लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, आपने कहा जो वैक्यूल है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। कैसे दे रहा है, जब आपने बोला था कि आपकी जो कोशिका है वो श्रिंक हो गई है, इस प्रकार से श्रिंक हो गई है, तो यहाँ पर आपका वैक्यूल वाला पोर्शन आ गया था। क्योंकि वैक्यूल यहाँ पर छोटा हो गया है तो इसीलिए इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं। आप कह सकते हैं कि क्या देता है, ये जो संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। फिर आपने बोला दे हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, आपने बोला जैसे कि कोई पौधा था, उसे आपने पानी नहीं दिया, काफी दिन से आपने पानी नहीं दिया, तो आप देखेंगे उसकी जो पत्तियां थी वो कुछ इस प्रकार से मुरझा जाती हैं, इस प्रकार से होता है, मुरझा जाती हैं। फिर जब आप पानी देते हो पत्ती को तो आपने देखा जो पत्तियां हैं वो इस प्रकार से खिल जाती हैं, यानी कि वो एकदम टर्जिडिटी उनमें आ जाती है। तो आपने बोला कि वैक्यूल यहाँ पर टर्जिडिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपने क्या देखा आपने कहा अगर वैक्यूल इस प्रकार से है, वैक्यूल अगर इस प्रकार से है तो वो टर्जिडिटी देता है प्लांट को, ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, और ऊपर आपको बोला गया है दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आपने बोला था कि जो वैक्यूल है उसका जो फंक्शन है, उसका जो मेन फंक्शन में से एक हमने पढ़ा था, आपने बोला था स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपने बोला ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड को अगर आप देखें कि ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन में मदद कर रहा है, तो आपने बोला कि जो यहाँ पर गलत ऑप्शन हमारा आएगा वो क्या है, जो गलत कथन है वैक्यूल के बारे में वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्योंकि जब सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बारे में आपने क्या पढ़ा था, सेल डिवीजन के बारे में आपने क्या पढ़ा था, जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी सेल है, सेल के अंदर आपका जो भी मटेरियल है वो क्या होता है, वहां पर
उसका जो अमाउंट है वहाँ पर क्या होता है, डबल होता है, ठीक है, और तब जाके यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। तो आपने कहा कि जो वैक्यूल है उसका सेल डिवीजन में कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन आया वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, तो क्वेश्चन के आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर, यानी कि कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम में, क्रोमोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन हम कुछ देर पहले हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आंसर को टिक कीजिए। चलिए, तो एक सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेंज यहाँ पर थी, जिसमें अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को आपने क्या बोला था कि ये क्या कर रहा है, जो कोशिका के जो अपशिष्ट है वहाँ पर उन्हें क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो आपने कहा लाइसोसोम नहीं होगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपने कहा कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, जो कि आपके न्यूक्लियस में होते हैं। नेक्स्ट आपने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आपने ईआर कहा था, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर जो एनर्जी है उसे प्रोड्यूस करना और उसे स्टोर करना, ठीक है। जब हमने ईआर पढ़ा कुछ देर पहले तो आपने बोला दो प्रकार के होते हैं, आरईआर और एसईआर, क्योंकि आरईआर में क्या होते हैं, आपके राइबोसोम होते हैं जो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, आपने कहा ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका आता है अंतः प्रद्रव्य जालिका, उसमें से भी कौन, आपने कहा आरईआर, ठीक है, उसमें से कौन आरईआर यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करेगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपने कहा द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देयर बाय इक्विलाइजिंग वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे कि पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, उसे आप क्या कहेंगे। तो बताइए, क्या आप उसे इवेपोरेशन कहेंगे, या आप उसे डिफ्यूजन कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सब कुछ कहेंगे, इनमें से कोई भी नहीं। एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए अपना, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं आया है, पूरी की पूरी डेफिनेशन आई है, ठीक है, और आपको ये बताने की ये जो डेफिनेशन है वो किसकी डेफिनेशन है। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके पास आया है, आपको करना क्या, देखिए सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट किए थे तो हमने इसी टॉपिक के बारे में बात की थी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन कहाँ है, कहाँ पाई जाती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों की डेफिनेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, घर से पढ़ करके लेके आएंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।